हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। ट्रंक खोलते ही उस औरत की लाश को विस्फारित नेत्रों से देखता रह गया बलदेवा। उसके लिए आज का दिन खराब ही था। सुबह सुबह बेमतलब बीवी से झगड़ा हो गया और बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकल आया। एक बस स्टैंड पर किसी जेंटल बाबू की जेब साफ की तो कुल 2 रुपये हाथ लगे। फिर कई घंटे तक शिकार की तलाश में सन सन करता हुआ सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन कोई ढंग का शिकार न मिला। तीसरे पहर के बाद उसकी नजर कार में रखे हुए हैंडबैग पर पड़ी। कार के शीशे उतरे हुए थे। उसने लपक कर हैंडबैग उठा लिया, मगर न जाने किस साले ने देख लिया और शोर मचा दिया। बड़ी मुश्किल से वह पकड़े जाने से बचा। उसके बाद एक सुरक्षित जगह पर बैग खोलकर देखा तो कुल 30 रुपए निकले। इन 30 रुपए के कारण उसकी जान पर मुसीबत आ पड़ी। ये सोचकर ही उसका दिमाग भन्ना गया। उसने गुस्से में बैग फेंक कर मारा। अकलमंदी यही कि 30 रुपए अपनी जेब में रख लिए। अपनी किस्मत को गालियां देते हुए उसने देशी शराब के ठेके से एक बोतल खरीदी और इस निर्जन जंगल में आ गया, सन्नाटे भरे एकांत में अपना गम गलत करने के लिए। झाड़ियों के निकट एक पेड़ के तने से पीठ टिकाकर वह बैठ गया और बोतल खोलकर पीने लगा। तब शराब किसी तेज धार चाकू की तरह उसके कलेजे को चीरती हुई नीचे उतरने लगी। अचानक किसी कार के इंजन की आवाज सुनकर चौंका। समझ में न आया कि इस वीरान जंगल में कार कहां से आ गई, लेकिन कार के इंजन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो निरंतर निकटतर होती जा रही थी। एक चोर की स्वाभाविक सावधानी के कारण वह अनजाने में ही पास की घनी झाड़ियों में छुप गया। कुछ देर बाद ही एक बड़ी कीमती सी कार उससे कुछ दूरी पर आकर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति उतरा, जो सावधानी के साथ चारों ओर देख रहा था। उसके बाद वह कार के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया और उसे खोलने लगा। शाम के झुटपुटे में उस आदमी को देखते हुए बलदेवा ने अपने आप से कहा, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, कहाँ देखा है, मगर वह याद न कर सका। उसके देखते ही देखते उस व्यक्ति ने कार के पिछले हिस्से में से एक ट्रंक बाहर निकाला और उसे कंधे पर रख लिया। उसके बाद उसने दूसरे हाथ से एक फावड़ा निकाला और एक को चल दिया। फिर एक दूसरी ओर की घनी झाड़ियों के पीछे जाकर आंखों से ओझल हो गया। आखिर क्या हो सकता है इस ट्रंक में? खामोशी के साथ शराब के घूंट भरते हुए बलदेवा ने सोचा। फिर जैसे ही शराब हलक से नीचे उतरी, बलदेवा को अपने दिमाग में रोशनी सी महसूस हुई। सारा किस्सा उसकी समझ में आ गया। ये जरूर कोई बहुत बड़ा रईस आदमी है। शायद इसकी तस्वीर अखबारों में देखी है। जरूर उसके यहाँ इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ने वाला है, जिसकी इसे पहले ही खबर लग गई होगी और यह अपनी 2 नंबर की कमाई को जंगल में छुपाने आया है। फावड़े की आवाजों को सुनता हुआ बलदेवा सोचने लगा कि आखिर वह सुनहरी मौका उसके हाथ आ ही गया, जिसका उसे न जाने कब से इंतजार था। उसका भाग्य कभी न कभी तो बदलना था। कोई आदमी जिंदगी भर तो दुर्भाग्य के अंधेरों से भटकता नहीं रह सकता। एक न एक दिन तो उसके सौभाग्य का सूरज उदय होना ही था। सो आज हो गया। बलदेवा का सारा शरीर एक अजीब सी उत्तेजना से थरथराने लगा। फिर भी वह अपनी बोतल को मजबूती से पकड़े हुए खामोशी के साथ अपनी जगह बैठा रहा। कुछ देर बाद आवाजें आनी बंद हो गई। फिर वह आदमी फावड़ा लिए हुए झाड़ियों से पीछे से निकला। अब ट्रंक नहीं था उसके पास। उसने फावड़ा कार में रखा और कार को मोड़कर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते लौट गया। कार की आवाज सुनाई देनी बंद होने के बावजूद बलदेवा अपनी जगह बैठा रहा। जब उसे लगा कि मैदान पूरी तरह साफ है, तो वह अपनी जगह से हिला और उन झाड़ियों के पीछे पहुंच गया। वह आदमी अपना काम अच्छी तरह से करके गया था। ताजी खोदी जमीन की न केवल मिट्टी समतल कर गया था, बल्कि उसके ऊपर पत्ते वगैरह इस तरह बिखेर गया था कि किसी को शक न हो। लेकिन बलदेवा की आंख से वह जगह न बच सकी। उसने आसपास तलाश करके एक मजबूत सी टहनी उठाई और उससे उस जगह को खोदने लगा। ताजी खुदी मिट्टी को दोबारा खोदने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। खजाना मिलने के लालच में वो लगातार खोदता चला गया। 3-4 फुट मिट्टी खोदने के बाद उसे वह ट्रंक दिखाई देने लगा। जोर लगाकर उसने ट्रंक को बाहर निकाला। उसके बीच में एक ताला लगा हुआ था, जिसे उसने पास से एक पत्थर उठाकर तोड़ा और ट्रंक खोला। भीतर जो कुछ भी दिखाई दिया, उसे देखते ही बलदेवा का खून जम गया, क्योंकि ट्रंक में एक औरत की लाश थी, जो कभी खूबसूरत रही होगी, मगर उस वक्त वह बड़ी भयानक नजर आ रही थी।
लाश देखते ही उसने फुर्ती के साथ ट्रंक को बंद किया और उसे पहले की तरह मिट्टी में दबाकर जमीन समतल कर दी। उसके बाद वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर लौट आया कि लोग जमीन खोदते हैं तो गड़ा हुआ खजाना मिलता है, मगर उसे मिली एक लाश। जन्म का अभागा है और अभागा ही रहेगा। अगली सुबह वह नाई की दुकान पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि एक तस्वीर को देखकर चौंक पड़ा। अब उसे याद आया कि वह आदमी कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था। वह तस्वीर ठाकुर जगत सिंह की थी, प्रसिद्ध राजनेता ठाकुर संग्राम सिंह के बेटे की। तस्वीर के साथ छपी खबर से बलदेवा को मालूम हुआ कि ठाकुर जगत सिंह की पत्नी कल रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गई थी। साथ ही यह आभास भी दिया गया था कि शायद राजनीतिक द्वेष के कारण उसका अपहरण कर लिया गया है। राजनेता संग्राम सिंह के नाम से यह अपील भी उन अज्ञात अपहरणकर्ताओं से की गई थी कि वे कृपा करके उनकी पुत्रवधू को लौटा दे। साथ ही पुत्रवधू की तस्वीर भी छपी थी जो उसने कभी अपने सुख के दिनों में मुस्कुराते हुए खिंचवाई थी। ये सारा समाचार शायद बलदेवा को बुरी तरह द्रवित कर देता अगर उसने उस औरत की लाश जंगल में अपनी आंखों से न देख ली होती। पुलिस अपराधियों की तलाश जोरों से कर रही है। इस अंतिम लाइन को पढ़ने के साथ ही बलदेवा ने अखबार मोड़कर अपनी गोद में रख लिया और गहरे सोच में डूब गया। वो सोच रहा था कि पुलिस सिर पटकती रह जाएगी और उसे अपराधी तो क्या लाश का भी पता नहीं चल सकेगा। धीरे धीरे लोग ठाकुर परिवार के साथ सहानुभूति दिखाते हुए सारा किस्सा भूल जाएंगे और जगत ठाकुर साफ बच जाएगा। सोचते सोचते बलदेवा के दिमाग में कुछ हलचल सी हुई और उसे लगा कि उसने वाकई जंगल में कोई गड़ा हुआ खजाना खोद निकाला है। एक योजना उसके दिमाग में उभरने लगी थी। योजना पूरी तरह उसके दिमाग में उभर आई थी और उसने तुरंत उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। अपने एक जानकार के यहाँ से फावड़ा लेकर वो फिर लक्का जंगल में पहुंच गया। उसने एक नया गड्ढा खोदा और उस ट्रंक को पहली जगह से निकालकर उस दूसरे गड्ढे में दबा दिया। उसके बाद दोनों जगहों को पहले की तरह समतल कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। अपनी याददाश्त के लिए उसने दूसरी जगह पर से कुछ ऐसे निशान लगा दिए जिन्हें उसके अलावा और कोई नहीं पहचान सकता था। उसके बाद वो फावड़ा वापस करके घर पहुंचा। आराम से नहा धोकर उसने कपड़े बदले और फिर बाहर निकल आया। फिर उसने डाकघर में जाकर टेलीफोन डायरेक्टरी में से नंबर नोट किया और एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में जाकर उस नंबर पर फोन किया। ठाकुर जगत सिंह है? दूसरी ओर से जवाब मिलने पर उसने कहा, जरा उन्हें फोन पर बुला दीजिए, मैं उनका एक बहुत ही जिगरी दोस्त बोल रहा हूँ। नाम तो मैं उन्हें ही बताऊंगा। ठीक है, मैं होल्ड किए हुए हूँ। वह रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। ये जानकर एक संतोष की आभा उसके चेहरे पर उभर आई थी कि जगत सिंह घर पर ही है। कुछ देर बाद जब एक भारी सी रौबदार आवाज उसे फोन पर सुनाई दी तो वो बोला, ठाकुर जगत सिंह, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? बस ये जान लो कि कल उस वक्त मैं लक्का जंगल में मौजूद था जब एक कार वहां झाड़ियों के पास आकर रुकी और मैंने तुम्हें कार से उतरते हुए देखा। उसके बाद तुमने जो किया वह भी मैंने अच्छी तरह देखा। तुम कौन हो? घबराहट के मारे जगत सिंह की जुबान लड़खड़ा गई थी। समझ लो कि मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज हूँ। अपनी चतुराई पर मुस्कुराता हुआ बलदेवा बोला, लेकिन तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस जंगल में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे और तुम्हारी इस आत्मा के अलावा और कोई नहीं जानता। यह रहस्य कभी कोई जान भी नहीं पाएगा, बशर्ते कि तुम अपनी इस आत्मा की आवाज को खामोश रखने के लिए अपने हाथों का मैल यानी कुल 5 लाख रुपए आज रात को सही 8 बजे ठीक उसी जगह झाड़ियों के पास पहुंचा दो जहां कल तुमने अपनी कार रोकी थी। रुपयों का बैग झाड़ियों के पास रखकर तुम चुपचाप लौट जाओगे। सुनो, हेलो हेलो हेलो। लेकिन बलदेवा ने सुने बिना ही रिसीवर लटकाया और एक विजयी मुस्कुराहट के साथ टेलीफोन बूथ से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ ठाकुर जगत सिंह काफी देर तक फोन पर हेलो हेलो करता रहा, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कांपते हाथों से रिसीवर रख दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झुरझुर आई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये आत्मा की आवाज कहाँ से आ गई। उसने तो सारा काम बड़ी होशियारी और सावधानी से किया था। कार से उतरकर अच्छी तरह चारों ओर देख लिया था और उसे कोई नजर नहीं आया था। फिर ये अज्ञात आदमी कहाँ से पैदा हो गया जिसने वह सब देख लिया। एक मुसीबत से छुटकारा पाया और यह दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। ये ब्लैकमेलर जो कोई भी है उसके लिए जिंदगी भर के लिए मुसीबत बन जाएगा। इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए? तभी उसके दिमाग में विचार आया कि अगर वह लाश को
अपनी जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह छुपा दे तो यह आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वह उसके खिलाफ कितना ही शोर मचाता रहे। जब लाश ही नहीं मिलेगी तो उसका अपराध किसी भी तरह साबित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि वह खुद उस आदमी को झूठा और मक्कार साबित कर देगा। इस विचार के साथ वह तेज कदमों से बाहर की ओर चला, लेकिन तभी ठिठक कर रुक गया। वो सोचने लगा कि जब रात के झुटपुटे में उसे किसी ने देख लिया था तो अब दिन के उजाले में अगर उसने ये काम किया और देख लिया गया तो। मगर वह रात होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। उस आदमी ने 8 बजे का टाइम दिया है, अगर सही वक्त पर उसे रुपया नहीं मिला तो वह अपनी जुबान खोल देगा। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है कि वह अंधेरा होने का इंतजार कर सके। उसे ये काम तुरंत ही करना होगा। अगर इस जीवन भर की ब्लैकमेलिंग से उसे छुटकारा पाना है तो ये खतरा उठाना होगा। इस निश्चय के साथ वह तेजी के साथ बाहर निकला और अपनी कार लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया। वहां जाकर उसने उस जगह को फिर से खोदा जहां लाश वाला ट्रंक छुपाया था, लेकिन ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ट्रंक वहां से गायब था। वह कोई बहुत ही होशियार आदमी है जिसने उसके इरादे को पहले ही भाप कर लाश को वहां से हटा दिया। उसने थकी थकी सांसों के साथ सोचा। वह खाली गड्ढे को दोबारा मिट्टी से भरता हुआ सोच रहा था कि यह ब्लैकमेलर तो अब जिंदगी भर जोक की तरह उसके साथ चिपक कर उसका खून चूसता रहेगा। एक पेड़ पर बैठा हुआ बलदेव अपने शिकार के आने का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें से वह धीरे धीरे शराब की घूंट भर रहा था। इस समय वह पीने के उद्देश्य से नहीं पी रहा था, बल्कि वक्त काटने के इरादे से पी रहा था। मस्ती के साथ तो वह तब पिएगा जब 5 लाख रुपए उसके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन वो साला अभी तक आया क्यों नहीं? और फिर उसे उसी दिशा में रोशनी की चमक लपलपाती दिखाई दी जिधर उसकी आंखें लगी हुई थी। उसने गौर से देखा तो जंगल के बीच एक कार की हेडलाइट्स दिखाई दी जो उसी की ओर आ रही थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और सावधान होकर बैठ गया। कार उसी जगह आकर रुकी जहां पिछली शाम अंधेरा होने के वक्त आकर रुकी थी। उसमें से जगत ठाकुर उतरा, एक ब्रीफकेस लिए हुए। निर्देशानुसार उसने ब्रीफकेस झाड़ियों के पास रखा और फिर कार में बैठकर उसे वापस मोड़ने लगा। बलदेवा अपनी जगह खामोश बैठा हुआ सब कुछ देखता रहा। जब कार आंखों से ओझल हो गई तो वो पेड़ से नीचे उतरा और उसने ब्रीफकेस उठाकर खोला। अंधेरा होने के बावजूद उसे अंदर भरे नोट देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सोचकर उसका सारा शरीर खुशी से पुलक उठा कि वह मुकद्दर की एक ही चोट में खाकपति से लखपति हो गया। अब उसकी सारी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। ब्रीफकेस बंद करके उसने बोतल खोली और खुशी के मारे कई घुट घटाघट हलक से नीचे उतार गया। जब वह बोतल बंद कर रहा था तो उसे अपनी खोपड़ी के पिछले हिस्से में कोई लोहे की चीज चिपकी हुई महसूस हुई। क्यों बेटा, ठाकुर जगत सिंह को चूना लगाने चला था? पीछे से जगत ठाकुर की आवाज सुनाई दी। बलदेवा की समझ में नहीं आया कि जगत सिंह तो कार में बैठकर वापस चला गया था, फिर अचानक उसके पीछे कैसे पहुंच गया। लेकिन इतना वह जरूर समझ गया था कि उसकी खोपड़ी में जो लोहे की चीज चुभ रही है वह किसी पिस्तौल की नाल है। ठाकुर साहब, आतंकित से बलदेवा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उसकी कमर पर एक जोरदार लात पड़ी और वह उछलकर जमीन पर औंधा जा गिरा। साथ ही उसने जगत सिंह को कर्कश स्वर में कहते सुना, हरामी के पिल्ले, ठाकुर जगत सिंह की गर्दन पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल भाग यहाँ से। सुनते ही बलदेवा को लगा कि जैसे जान बची और लाखों पाए। वह अपनी जिंदगी की खैर मनाता हुआ एकदम उठा और गिरता पड़ता वहां से भाग लिया। लेकिन अभी वह कुछ ही कदम गया होगा कि एक के बाद एक कई गोलियां उसके शरीर में धंसती चली गई। उनमें से एक उसकी खोपड़ी में भी लगी और वह वही ढेर हो गया। मरने से पहले उसे तड़पने का मौका भी नहीं मिला। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस दल को अपना बयान देते हुए ठाकुर जगत सिंह ने कहा, आज दिन में इस व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि मेरी पत्नी इसके कब्जे में है और अगर मैंने आज रात 8 बजे तक 5 लाख रुपए यहाँ लक्का जंगल में नहीं पहुंचाए तो ये उसे जान से मार देगा। अपनी प्यारी पत्नी की जिंदगी के खातिर मैं पुलिस को सूचना भी नहीं दे सकता था, क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो उसे फौरन जान से मार दिया जाएगा। कुछ लाख रुपयों के लिए मैं अपनी पत्नी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था, इसीलिए इसके कहे मुताबिक मैं निश्चित समय पर रुपया लेकर यहाँ पहुंच गया। ये मुझे यहाँ मिला और मुझसे रुपयों की मांग की। मैंने ब्रीफकेस दिखाते हुए कहा कि मैं रुपया लाया हूँ, मगर दूंगा तब जब मेरी पत्नी मुझे मिल जाएगी। लेकिन ये ब्रीफकेस मेरे हाथ से छीन कर भाग लिया। लाचार होकर मुझे अपने पिस्तौल से इस पर फायर करने पड़े और यह मर गया। बयान सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, यह एक मामूली चोर है ठाकुर साहब, और शायद अखबारों में वह खबर पढ़कर आपसे रुपया ऐंठने के लिए ही इसने ये चाल चली थी।
हो सकता है इस तरह आसानी से रुपया हासिल करने के चक्कर में कुछ और लोग भी आपको बेवकूफ बनाने के लिए फोन करें। बेहतर होगा कि आप उसकी सूचना फौरन पुलिस को दें, क्योंकि इस बार तो आप बच गए, लेकिन अगली बार शायद न बच सके। सावधान करने के लिए इंस्पेक्टर को धन्यवाद देता हुआ ठाकुर जगत सिंह अपनी कथित आत्मा की आवाज की लाश वही छोड़कर चल दिया। आप सुन रहे थे वेद प्रकाश कंबोज जी की लिखी हुई कहानी आत्मा की आवाज। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।